नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए गणित की यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में भी क्लास 1 हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 1 में आज हम दो बिंदु पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्याएँ, उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्याएँ कि ये क्या होती है और इनके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। दोनों प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही और मोटिवेशनल, एजुकेशनल और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। क्योंकि एक बात होती है कि विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में भी आना चाहिए। जब वो अपने कंटेंट को अपने आप से रिलेट कर पाते हैं तो वो समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सेकेंड यूनिट के पहले वीडियो से, जहाँ आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएँ भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं यानी खुद के अलावा और एक के अलावा अन्य संख्या का या अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से अनंत तक चलती रहती हैं। अगर हम 2 को लें तो 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इनके अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या हो जाती है। अब अभाज्य संख्याओं के तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2 है। एकमात्र सम और अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2 है। तो सम संख्याओं में वैसे तो अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, किंतु ये 2 जो हैं वो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी हैं। सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। यदि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है तो 2 के बाद आने वाला अंक 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। अब आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लेना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। यदि हम 2 अभाज्य संख्याएं लें, क्या 2 अभाज्य संख्याएं लें और उन संख्याओं का मसफल निकालें यानी एचसीएफ निकालें, और एचसीएफ हमारे पास कितना आता है, 1 आए, तो हमें समझना है कि वो सहअभाज्य संख्याएं होगी। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 में कोई भी एक चीज़ कॉमन नहीं है। न तो 3 में कोई ऐसी चीज़ कॉमन है जो 5 का भाग दे सके, और न 5 में से कोई चीज़ है जो 3 में भाग जा सके। तो इसीलिए हम दोनों का एचसीएफ कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का भाग 3 में भी जाता है और 1 का भाग 5 में भी जाता है। तो इन संख्याओं का मसफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब हम बात करें कि संख्याओं की संख्या कितनी है। जैसे 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 9 होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इन सभी को गिनेंगे तो कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं। इसी प्रकार 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, तो वहीं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याओं की। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे समझ लेंगे। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग भी जाता है, जिनमें 1 का भाग भी जाता है और इनके अलावा किसी अन्य संख्याओं का भी भाग उनमें चला जाता है, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 1 से ज़्यादा जिनके 2 से ज़्यादा जिनके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि 4 हम ले लेते हैं, तो 4 में 4 का भाग भी जाता है और 1 का भाग भी जाता है। साथ ही में 4 में किसका भाग चला जाता है, 2 का भाग भी चला जाता है। तो 2 से अधिक गुणनखंड जिस भी संख्या के प्राप्त हो जाए वहाँ समझ लो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं हो जाएगी। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। और सबसे प्रथम भाज्य संख्या भी कौन सी है, 4 है, क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसलिए 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी वही है। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटी के अंदर भी विषम भाज्य संख्या बताओ, तो 9 है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो 4, 6, 8 ये तो सम संख्याएं हैं और प्रथम जो विषम संख्या जो भाज्य संख्या के रूप में है वो है 9, इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है।
ये हो चुकी है आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बहुत सिंपल हैं, मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है सभी को, आप आसानी से पढ़ें और नोट्स ये जो है आप बनाते हुए पढ़े। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क मिल जाते हैं, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बस शर्त क्या है कि p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और नीचे वाली जो संख्या यानी q जो है वो 0 नहीं होगा, अन्यथा जो है कोई निश्चित परिणाम नहीं आता है। जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5, 5/4 इत्यादि ये जो संख्याएं हैं आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं के कुछ खास गुणधर्म हैं, जैसे कि परिमेय जो संख्याएं होती हैं इनका वर्गमूल घनमूल निकाला जा सकता है। जैसे यदि हम √36 लें तो √36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो 6 एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 6 को आप 6/1 लिख सकते हो सभी सबको पता है कि यदि एक संख्या आपको दी जाए उसके बटे में कुछ नहीं हो तो हम 1 मान सकते हैं, तो p/q वाला रूप यहाँ बन जाता है। उसी प्रकार 27 का घनमूल निकाले तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 को 3 पर गुणा करने पर 27 प्राप्त हो जाता है और 6 को 6 से गुणा करने पर 36 प्राप्त हो जाता है। तो वर्गमूल और घनमूल इनका निकाला जा सकता है। आगे हम बात करें कि भिन्न आपकी जो परिमेय संख्या होती है, भिन्न जो संख्या होती है उनका क्या निकाल सकते हो आप, पूर्ण मूल्य निकाल सकते हो। जैसे 32 जो है, अब 32 का प्राप्त हुआ जब 2 को आपने 5 बार गुणा किया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 प्राप्त हो जाता है। यानी उस यदि किसी संख्या का पूर्ण मूल्य आपको प्राप्त हो तो वो संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। आगे हम बात करें कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत के अंदर आवर्ती वाला हो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर आपने भाग दिया 4 में किसका, 5 का भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा, 0.25 या 0.25 प्राप्त होगा। तो यहाँ एक जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कुछ अंकों तक चलकर रुक जाती है, तो इसे शांत संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत संख्याएं। और यदि दशमलव प्रसार लगातार चलता रहे, जैसे 1 में 3 का भाग दोगे तो 0.3333 लगातार आता रहेगा, तो वो अशांत आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। तो आपको यहाँ अशांत आवर्ती लिख लेना है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार लगातार चलता रहे या फिर कुछ स्थान जाकर रुक जाए वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनमें जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया करने पर वापस परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगला है कि परिमेय संख्याओं में योग, व्यवकलन, गुणन आदि की जो संक्रियाएं हैं वो लागू होती हैं। आगे हम कल वाले वीडियो में समझेंगे कि योग, व्यवकलन या ये जो आपके क्रियात्मक क्रम विनिमय गुण हैं, ये साहचर्य गुण हैं, ये होता क्या है, तो इनको कल हम समझेंगे। आज हम बस इतना समझ लेते हैं कि व्यवकलन का गुण, योग, गुणन आदि जो हैं वो संक्रियाएं इनमें होती हैं। अगला है कि व्यवकलन में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। अब ये तो आपको पता है कि दो संख्याओं को एक दूसरे में से घटाने पर, जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो एक निश्चित परिणाम आता है। तो क्या वही परिणाम आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा सकते हो, नहीं। जैसे 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो क्या 2 में से 4 को घटाने पर भी 2 प्राप्त होगा, नहीं। तो इसलिए क्रम विनिमय यानी कि बराबर वाला चिन्ह आप यहाँ नहीं लगा सकते, ये चिन्ह आप गुणा वाले में लगा सकते हो। यानी गुणन का जो रूल है वहाँ क्रम विनिमय लागू होता है, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है आपके। जैसे कि मान लो 3 × 2, इसको भी आप 6 लिख सकते हो, और बराबर की आगे 2 × 3 लिखा हो वो भी 6 हो जाएगा। कैसे, वापस समझते हैं। मैंने यहाँ कहा कि गुणन में क्रम विनिमय लागू होता है। जैसे मान लो 3 × 2 एक तरफ लिखा हुआ है और बराबर की दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2 × 3, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। क्यों, क्योंकि 3 × 2 करने पर भी 6 आता है और 2 × 3 करने पर भी 6 आता है, जो इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवकलन यानी घटाव करने पर, बाकी करने पर तो ये चीज़ लागू नहीं होती है क्रम विनिमय वाली, किंतु गुणा में ये चीज़ लागू हो जाती है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो समझ में आया या नहीं, और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हो। काफ़ी टाइम बाद हमने क्लासें ली हैं, किंतु अब हम रेगुलर बेसिस पे क्लासें अपलोड करवाते रहेंगे और सिलेबस आपका जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा।